Welcome again in my new YouTube channel, शाम विशु। इट्स रिसेंटली 2 वीक्स हुए हैं अभी इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिए। आज का टॉपिक हमारा रहेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का डाउट आता है। ठीक है, तो आज हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे स्टोरी फॉर्म में कि हमको हमेशा के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद रहे। बट उससे पहले हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा, हिस्ट्री क्या होता है। हाई बोलते हैं हम किसको? स्टोरीज को। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी स्टोरी लाइन रहेगी दिमाग में किसी भी चीज़ की, उतनी ज़्यादा आप उस तरीके से हिस्ट्री लिख सकते हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन चाहिए, हिंदी और इंग्लिश बोथ, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हल्का सा थोड़ा सा टॉपिक अगर कोई सा भी स्ट्रांग है, एक लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गया चाहे इंग्लिश हो गया, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या कोई भी हिस्ट्री पार्ट आपको बहुत इजी लगेगा। जो हिस्ट्री हमको बहुत टफ लगता है, स्टोरी आपको अगर पता है तो हिस्ट्री आपको बहुत इजी लगेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एनसीईआरटी बेस पे हम लेके चलेंगे क्लास, ये 9th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसको भी डिटेल में जानना है उसके लिए भी ये बेस्ट टॉपिक रहेगा। यूपीएससी एंड हिस्ट्री पार्ट से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट टॉपिक रहेगा आज का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा, फ्रेंच में सबसे पहली बार जो लैंडमार्क पूरे यूरोप के लिए एक लैंडमार्क बना था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर कोई सा भी वर्ल्ड का कोई भी रिवॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राइट्स के लिए हुआ है। राइट्स इट मीन्स राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ सिटीजन्स, अपना फंडामेंटल राइट्स, और ये सारी चीज़ों पे ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे सोसाइटी के जो भी कहते हैं डिस्क्रिमिनेशंस थे, उसी बेसिस पे हर एक रिवॉल्यूशन हुआ है। उसके बिना कोई अगर ये सारी चीज़ें किंग प्रोवाइड करे या नॉन डेमोक्रेटिक प्रोवाइड करे या कोई भी प्रोवाइड करे, क्योंकि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट पार्ट, डेमोक्रेसी इज द ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेयर वी आर प्रैक्टिसिंग। हाँ, बेटर फॉर्म में निकल के आ रहा है डेमोक्रेसी अदर गवर्नमेंट से, लेकिन उसमें भी कुछ डिमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है 1774 में, लेकिन इसके कुछ पार्ट हम पीछे बाद में पढ़ेंगे। मैं एक स्टोरी फॉर्म में लेके जाऊंगा, डोंट वरी, आपको बस इस वीडियो को देखते जाइए, पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद हो जाएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है? 1774 से हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। यहाँ पे 1774 में एक 20 साल का लड़का जिसका नाम था लुइस 16। ठीक है, लुइस 16 एक कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? तो जो बिस्कुट नहीं खाते हैं हम लोग, बर्बन वाला, ठीक है, वही याद रखना। ठीक है, बर्बन फैमिली, बर्बन बिस्कुट बोलना बेटा, ज़्यादा बेटर रहेगा। पढ़ाई को जोक की तरह लिया करो, सीरियस की तरह नहीं तो याद नहीं होगी चीज़ें। लुइस 16 हमारा यहाँ पे 20 साल का लड़का जो राजा बनता है, किस फैमिली से? बर्बन फैमिली से। ये बर्बन फैमिली से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बर्बन फैमिली, फ्रेंच के किंग्स बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वहां पे राजा बनता है। वो कितने साल का रहता है? 20 साल का रहता है। ठीक है, अगर ये सारी डिटेल्स आप कब लिखोगे? जब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेट 18th सेंचुरी, अगर लेट 18th सेंचुरी के बारे में पूछ रहा है या सोसाइटी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तब ये सारे ऑप्शंस में अगर आप सारे आंसर्स में की पॉइंट्स को रख देते हैं तो आपका कोई भी आंसर कट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लुइस 16 क्या है? बर्बन फैमिली से है और ये 20 साल का लड़का है। यहाँ पे इसकी शादी हो जाती है किससे? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी से। ठीक है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस था, ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है जिससे इसकी शादी होती है। तो ऑस्ट्रियन और फ्रांस, ठीक है, ये दोनों का अच्छा रिलेशनशिप रहता है। ये दोनों कंट्री का, ऑस्ट्रियन और ये फ्रांस का, दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। ये आगे चल के काम आएगा। तो जब ये राजा बनता है तो उस समय फ्रेंच की सिचुएशन ऐसी होती है कि यहाँ पे पूरी तरह से तिजोरी खाली रहता है। ठीक है, एक ऐसे राजा को बैठाए हैं जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी अपनी लाइफ स्टाइल जीने के लिए कोई भी उसके पास पैसा नहीं है। तो पैसा तो चाहिए कोई भी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, और इनकी राजा लोग की लाइफ स्टाइल पता ही है, रोज महल सजेगा भाई। ठीक है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, भले मेरे राज गद्दी चला जाए, लाइफ स्टाइल में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। राजा रानी को दिखाना भी है भाई, राजा को रानी के सामने दिखाना है कि हम समथिंग। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या किया? अब इसने ले लिया लोन। अब इस लोन सिर्फ इसी के लिए नहीं लिया, और लोन कितने का है? 2 बिलियन। ठीक है, हाँ, ये क्या है बेटा, यहाँ पे जो हमारे इंडिया में करेंसी को क्या बोला जाता है? रुपीज में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरीके से लिवरेज करके इसको, यहाँ पे करेंसी का नाम है लिवरेज। ठीक है, अब ये 2 बिलियन लिवरेज का लोन ले लेता है, और लोन लेने के बाद इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि इसका 13th जो अमेरिकन कॉलोनीज है, अमेरिकन इसका दोस्त नहीं रहता है, लेकिन ब्रिटेन इसका दुश्मन रहता है। और ब्रिटेन
से ये फाइट करके अमेरिकन को क्या करना चाहता है, उसको आज़ाद कराना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या करता है, अब 2 बिलियन जो लोन लिया है उसी पैसे को और ज़्यादा उसमें भी इन्वेस्ट कर देता है और इसको 13 अमेरिकन कॉलोनीज को रिलीज करा देता है। किससे? ब्रिटेन से रिलीज करा देता है। किस कंट्री से रिलीज करा देता है? तो ब्रिटेन से ये क्या कहते हैं, रिलीज करा देता है। इस कंट्री ब्रिटेन, ब्रिटेन से जब ये रिलीज कराता है तो इसके कारण क्या होते हैं कि यहाँ पे और ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है और दुश्मन से फाइट कर चुका है तो उसके लिए भी बहुत सारे पैसे लग चुके हैं। तो फ्रेंच का अभी पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है, ठीक है। अब इसके लिए क्या चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा सिर्फ राजा लोग के पास पैसा आता है, तो सिर्फ और सिर्फ आता है तो सोसाइटी से जो हम टैक्स लेते हैं। ये बंदा क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है। क्या इंक्रीज कर देता है? टैक्सेस को इंक्रीज कर देता है। तो टैक्सेस इंक्रीज होने के बाद सिंपल सा चीज़ है, अब टैक्सेस कहाँ से लेगा? तो सोसाइटी से टैक्स लेगा। तो अब उस टैक्स जहाँ से ले रहा है उस सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी डिटेल समझते हैं। फ्रांस में जो सोसाइटी था, ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रांस में सबसे पहले सोसाइटी के 3 कंडीशन थे। 3 पार्ट्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी। फर्स्ट थी हमारी क्लर्जी, दूसरी थी नोबेलिटी, थर्ड था थर्ड स्टेट, ठीक है। थर्ड स्टेट के अंदर सब आते थे, लाइक अ बिजनेसमैन, लॉयर, एजुकेशनल ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और प्रेजेंट्स, ऑल आर कमिंग, लैंडलेस लेबर, ऑल आर कमिंग इन दैट द थर्ड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेस में जो प्रॉब्लम थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का कारण ही, मेन सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही था कि ये दोनों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। क्लर्जी जो बिलोंग करते थे चर्च से, और नोबैलिटी जो बिलोंग करते थे राजा और राजा से रिलेशन और प्रिविलेज जो बाय बर्थ जिनको मिलती है, ठीक है, उनके फैमिली में पैदा हुए तो बाय बर्थ जो प्रिविलेज, थोड़ा सा फैमिली जो राजा के आसपास के लोग हैं वो नोबैलिटीज में आते थे। और उसके बाद थर्ड स्टेट में बाकी फ्रांस की सोसाइटी आती थी, ठीक है। तो इस 3 पार्ट में से ये दोनों को टैक्स कभी भी पे नहीं करना पड़ा है। ना पहले पे करना पड़ा था जब टैक्स, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, 1614 में थोड़ा सा टैक्सेस में रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, लास्ट रिफॉर्म्स वही था। उसके बाद जनरल असेंबली में जाके 1789 में रिफॉर्म्स होते हैं। हम धीरे धीरे एक स्टोरी फॉर्म में जा रहे हैं। तो पहले ये सोसाइटी में क्लर्जी को पे नहीं करना पड़ता था टैक्स। ये लोग कहते हैं थर्ड सोसाइटी क्लर्जी को भी पे करता था टैक्स, और यहाँ पे नोबैलिटी को भी टैक्स पे करता था। तो वैसे तो देखा जाए तो फ्रांस में 6 टाइप के टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्स, जैसे टैबाको पे लगने वाला कोई टैक्स था, सॉल्ट पे लगने वाला कोई टैक्स था, फिर फ्यूडल सिस्टम टाइप का भी एक छोटा सा टैक्स में उसको हम काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्टली जो हमको जो आपके बुक में दिया है वो 2 टाइप के टैक्स थे। एक है हमारा टैक्सेस जो आपका टाइट टैक्स इसको बोला जाता है, जो कि थर्ड स्टेट देता था किसको? क्लर्जी को। क्लर्जी मतलब चर्च को, ठीक है। और जो यहाँ पे सेकंड टैक्स है ये होता था डायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स तरीके से दिया जाता था और ये डायरेक्ट टैक्स देते थे। यहाँ पे आपका डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे टैक्स थे, इसी के अंदर आपके सॉल्ट भी मान लीजिए, इसी के अंदर टबैको, बहुत सारे चीज़ों के लिए अलग अलग डिफरेंट टैक्सेस देते थे। और ये दोनों बेटा एंजॉय करते थे टैक्सेस को। कौन? क्लर्जी और नोबैलिटी। अब किसी के साथ भी ऐसा शोषण होगा तो रिवॉल्यूशन होना तो तय है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन। ये मेन कारण था फ्रांस में रिवॉल्यूशन होने के कारण, रिवॉल्यूशन होने का रीजन, ठीक है। और ऊपर से अभी ये जो टैक्स जो चल रहा है ये सिस्टम चल ही रहा है 1774 में उसके राजा बनने के बाद। अब उसकी लग्जरियस लाइफ स्टाइल और अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, दूसरे कंट्रीज को खुश करने के लिए और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए जो 2 बिलियन चलते हैं आपका लिवाइस लिया है, ठीक है, उसको लिवरेज जो लिया है, ठीक है, लिवरेज करेंसी का नाम है, लिवरेज जो लिया है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए ये टैक्सेस और ज्यादा इंक्रीज करने वाला था। ये सारे टैक्सेस को और ज्यादा इंक्रीज करने वाला था। इसके कारण यहाँ पे रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगा। अब ये जो आपका पहला वाला जो टैक्स है, आपका जो पहला टैक्स है, इसका हम बोलेंगे, कहते हैं यहाँ पे जो चर्च को पे कर रहा है ये हमारा हो जाएगा टाइट टैक्स, ठीक है, टाइट टैक्स इसको बोलेंगे। और सेकंड वाले को हमारा जो कहते हैं टैक्स है ये हो जाएगा टेल टैक्स। तो टेल टैक्स किसको पे करते थे? टेल टैक्स हम पे करते थे डायरेक्ट नोबैलिटीज को, ठीक है, डायरेक्ट नोबैलिटीज को, उनकी लग्जरियस लाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके लग्जरियस उनकी सारी फैसिलिटीज को कंप्लीट करते थे। कौन? पूरे के पूरे थर्ड स्टेट वाले, ठीक है। ये सोसाइटी पूरी ये पूरी तरीके से ये दोनों को चलाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सिस्टम था जिसको हम बोलते थे फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था? एक तरीके से बर्थ, प्रिविलेज बर्थ, ठीक है, कि उस फैमिली में ये लोग, उसका मतलब क्या होता है? फ्यूडल प्रिविलेज सिस्टम्स का मतलब क्या होता है कि लैंड ये लोग देंगे
उसके बदले में, ठीक है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बिल्कुल अलग है, ये डेफिनेशन था जो मिड यूरोप में चलते हुए आ रहा था। फ्यूडल सिस्टम में सिंपल सा है कि लैंड देते थे लोग टैक्सेस के फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, और उसके बदले में किंग और जो अदर वहाँ पे लीडर्स थे वो प्रोटेक्शन देते थे। किसको? लेबर्स को, वर्कर्स को और प्रिजनर्स को, ठीक है, इन लोग को क्या बोलते हैं, अपना सोसाइटी को एक तरीके से प्रोटेक्शन देते थे। इसको हम बोलते थे फेडरल प्रिविलेज। तो टैक्सेस के बाद हम आते हैं अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में। टैक्सेस एक रीज़न था कि यहाँ पे पूरी तरीके से टैक्सेस से लूटा जा रहा है, लोगों के पास खाने का नहीं था। तो खाने का क्यों नहीं था, ये हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्स में समझते हैं कि स्ट्रगल क्या था उनका, कैसे सरवाइव करते थे, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में किस तरीके से पीपल एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो उस समय सिचुएशन जो हमारा अगर पूरा देखा जाए 1715 से लेके 1789 तक, ठीक है, इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डिमांड फूड्स की बढ़ गई थी। क्यों बढ़ी थी? रीज़न क्या था कि अपने इस बीच में क्या हुआ था कि 23 मिलियन से लेके मिलियन टू 28 मिलियन पॉपुलेशन अचानक से सडन इंक्रीज हो गई थी। बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे डिमांड ऑफ द फूड, ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगा। बट मेन रीज़न क्या था कि यहाँ पे डिमांड तो बढ़ा, बट फूड की डिमांड ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में बढ़ने के बाद यहाँ पे प्रोडक्शन उतना ही था। जो जितना प्रोडक्शन पहले 1715 में होता था वही प्रोडक्शन आसपास 1789 के आसपास भी हो रहा था। ये मेन स्ट्रगल था। और वेजेस के, जब किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, आज के डेट में गोल्ड मेटल इतना ज़्यादा क्यों डेवलप्ड है, इतना ज़्यादा क्यों वो महंगा बिकता है? क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वर्थ ज़्यादा है, उसकी मांग ज़्यादा है। किसी भी चीज़ की अगर मांग ज़्यादा होगी तो प्राइस अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जब यहाँ पे फूड, जो आपका फूड था, यहाँ पे फूड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा, जो डिमांड बढ़ने के कारण यहाँ पे प्रोडक्शन डिड नॉट हैपन, ठीक है, उतना पूरी तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, डिड नॉट हैपन एट दैट टाइम। जिसके कारण क्या हुआ कि डिमांड फूड की बढ़ी, प्राइसेस बढ़ गया, प्रोडक्शन उतना ही रहा, और यहाँ पे लोगों के बीच में खाने के लिए भी लड़ाइयाँ चालू हो गई। अब इस समय आपको, अगर जब आपके पास खाने का नहीं है, अपने ही पैसे से आप खाना नहीं खरीद सकते हो, और उसी में आपका टैक्सेस भी बढ़ेगा, तो दिमाग तो अपने आप लोगों का खराब होगा। अब इसके कारण रिवॉल्यूशन तो बनता है, ठीक है, तो उसी रिवॉल्यूशन को हम पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे फूड के लिए भी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, और वेजेस आज भी फिक्स है। जो वहाँ पे लोग वर्कर जितना कमाते थे उस टाइम पीरियड पे, इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे अगर मान लो एग्जांपल है कि अगर कोई एक रुपये कमा रहा है, तो इस टाइम पीरियड पे वो 2 रुपये कमा रहा था, बट फूड के दाम हो गए थे 4 रुपये। तो इसके कारण जो वेजेस यहाँ पे फिक्स थे, ठीक है। और ये डिफरेंसेस क्या लाता है? सिंपल सी बात है, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गैप्स लाते जा रहे हैं। राइट नाउ अभी थोड़ा सा कैपिटलिज्म सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहा है। कैपिटलिज्म सोसाइटी मतलब किसको बोलते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी आप एक चीज़ समझना कि कैपिटलिज्म सोसाइटी और ये सारी चीज़ें वो होती है जो एक गैप लाए, रिच और पुअर्स के बीच में गैप लाते जाए, ठीक है। सोशलिस्ट सोसाइटी खत्म हो और कैपिटलिज्म सोसाइटी इंटर करे, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इंडिया में जो चीज़ हो रहा है वो डेवलपमेंट के तौर पे हो रहा है। ये निगेटिव पार्ट नहीं है, इंडिया में अभी एक पॉजिटिव पार्ट में इसको लिया जाएगा, बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये निगेटिव पार्ट बन चुका था कि यहाँ पे गैप्स ज़्यादा होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे जो गैप थे पुअर और रिच के बीच में, ये गैप बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ गया था, और इस गैप के कारण यहाँ पे उसी सिचुएशन में एट द टाइम ऑफ 1715 टू 1789 इन द बिटवीन 1774 में, 1774 के ईयर में यहाँ पे क्या हो जाता है, वेदर कंडीशन, जो 1774 में वेदर कंडीशन बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाता है, ठीक है। और वेदर कंडीशन खराब होने के कारण जो वहाँ पे हार्वेस्टिंग थे, जो सोइंग नहीं अच्छे से हो पाया, हार्वेस्टिंग अच्छे से नहीं हो पाया, वहाँ पे फूड और ज़्यादा फूड की क्राइसिस हो गई। और ये बहुत ज़्यादा, एक तो पहले से फूड के प्रॉब्लम्स थे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गए थे, यहाँ पे प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, जितना था उतने में स्टॉप हो चुका था, डिमांड फूड का बढ़ चुका था, लोगों के लिए लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। और इसी में वेदर कंडीशन, सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं, आग लगाने, घी में आग का काम किया था रिवॉल्यूशंस के टाइम में। अब ये सब सिचुएशन क्या पैदा किया, एक वर्ड इसके लिए बना हुआ है, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द सब्सटेंस क्राइसिस, ठीक है। तो ये अगर इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन द पॉइंट ऑफ अ फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हाट इज द सब्सटेंस क्राइसिस, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल्स लिखनी है थोड़ा सा अच्छे से वर्ड में, ठीक है। और उसके बाद इस वर्ड को इट इज कॉल्ड अ सब्सटेंस क्राइसिस।
यहाँ पे जब फूड और ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा लैगिंग हो जाए, किसी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए लेकिन वो मिले नहीं, ठीक है, और कुछ ग्रीडी पीपल्स हैं जो उसको एंजॉय करें और मतलब कम हो गया है फिर भी उसको फेंके पड़े हैं। जैसे राजा के महल में इतना सारा खाना बन रहा है, बेकार है डेली, ठीक है, और इन लोगों बेचारे को खाने के लिए ब्रेड के लिए लड़ाई कर दे रहे हैं, दे 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 लाइक दैट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस क्राइसिस बोलेंगे, ठीक है। अब ये सारी सिचुएशन होने के कारण ऑब्वियस सी चीज है, अब धीरे धीरे रिवॉल्यूशंस के तौर पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम प्रिविलेजेस की चीज़ें जब खत्म हुई, इसमें आपके प्रॉब्लम्स खत्म हुए, ठीक है, क्राइसिस खत्म हुआ, इसमें टैक्सेस और सब्सटेंस क्राइसिस खत्म हुआ, टैक्सेस क्यों बढ़ा, व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या है, मुझे वीडियो एडिट करना नहीं आता है तो मैं पहले पॉज करता हूँ ताकि वीडियो मेरा छोटा बने। कितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी मैं बहुत छोटा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट बनाया हूँ, 15 मिनट का मेरा वीडियो बन चुका है और अभी बहुत बड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन बड़ा हुआ है। तो मैं पहले खुद से पॉज करता हूँ, उसके बाद क्योंकि एडिटिंग आता नहीं है पॉज कर रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा सा और छोटा बने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम आते हैं तो यहाँ पे अपना टैक्सेस सब्सटेंस क्राइसिस तो खत्म हो चुका है। अब सब्सटेंस क्राइसिस के कारण उसी के बीच में क्या हो रहा है कि एक अलग सोसाइटी बन रहा था। जो थर्ड स्टेट थे वो अनपढ़ नहीं थे, एजुकेटेड पीपल्स थे, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छे से था, ठीक है। अच्छे एजुकेशन होने के कारण क्या था कि यहाँ पे जो लॉयर भी आते थे, बिजनेसमैन भी आते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, देन आफ्टर present landlord level, all are coming in that the third state. So because of that suddenly the growing state of the middle class क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी। किसके बीच में, 1715 से लेके 1789 के बीच में मिडिल स्टेट बहुत ग्रो किया। जब मिडिल क्लास जो था आपका, वहां पे थर्ड स्टेट जो मिडिल क्लास में आते थे वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे थे क्योंकि इनके पास क्या आ रहा था, एजुकेशन। एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की टू ओपन द गोल्डन गेट, ठीक है। जो लोग बोलते हैं पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, एक सर्टिफिकेट और एनीथिंग, वो पीस ऑफ पेपर नहीं है बेटा। डिपेंड करता है कि किसी का लक काम कर दिया। 100 हमारा जैसे पॉपुलेशन है इंडिया का 140 करोड़ 140 करोड़ के आसपास हमारा पॉपुलेशन है इंडिया का। वो अचानक से उसमें से 2 या 3 लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर लेते हैं तो उसको देख के हम समझते हैं कि पीस ऑफ पेपर है, बट पढ़ाई का जो आपका बहुत हार्ड वर्क से जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इट इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एजुकेशन कैसे काम किया, क्योंकि यहाँ पे जो फिलोसोफर थे, हम फिलोसोफर के बारे में अलग से एक पार्ट बना देंगे, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है। बस एक चीज समझते हैं स्टोरी में कि फिलोसोफर्स क्या हेल्प कर रहे थे, जो बुक्स लिख रहे थे, जैसे कि जॉन लॉक, ठीक है, ये सारे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो वो लोग एजुकेटेड पीपल्स के पास बुक पहुंचाते थे, अच्छी अच्छी बुक्स, अपने थॉट्स रखते थे, और उसमें उस थॉट में ये समझ में आया कि यहाँ पे जो प्रिविलेजेस वाला सिस्टम चल रहा है, ठीक है, ये जो प्रिविलेज का सिस्टम चल रहा है भाई, ये तो गलत है। कोई पैदा हुआ अच्छे घर में और फिर उसके बाद वो जिंदगी जी रहा है, ये प्रिविलेजेस सिस्टम तो बहुत तरीके से खराब है। और अचानक से आप टैक्सेस भी इंक्रीज कर रहे हो, तो रिवॉल्यूशन चालू हो गया, ठीक है। टैक्सेस के अगेंस्ट हुआ था, प्रिविलेजेस के अगेंस्ट हुआ, फिर फूड्स के डिमांड्स के कारण हुआ। ये 3 मेजर रिस्पॉन्सिबल थे हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के लिए। और ये सारा कहीं ना कहीं मैंने जो पहला वर्ड यूज किया था, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, राइट ऑफ द मैन, राइट ऑफ द वुमेन, राइट ऑफ दैट राइट, जो आपका मूल मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, राइट्स को क्या बोलते हैं, आपका जो फंडामेंटल राइट सिद्धांत है जो आपका, ठीक है, सिद्धांत, ये जो है यहाँ पे आपका मौलिक अधिकार, सॉरी मैं भूल गया था, मौलिक अधिकार जो आपका यहाँ पे है, कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर छीना जाएगा तो वहाँ रिवॉल्यूशन, वहाँ फाइट, ये सारी चीजें होगी ही होगी, ठीक है। किसी का मौलिक अधिकार नहीं छीनना चाहिए। तो ये चेंजेस यहाँ पे सोसाइटी में स्टार्ट हो गया, सोशल एंड इकोनॉमिकल दोनों तरीके से चेंजेस स्टार्ट हुआ। और कौन किस वजह से हुआ, दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ द एजुकेशन। और एजुकेशन के कारण ये सारी चीजें स्टार्ट होने के कारण आपका रिवॉल्यूशन पूरी तरीके से इंक्रीज होते गया। और अब धीरे धीरे फिलोसोफर्स उसमें हेल्प करते गए और वो दिन आ गया जिस दिन के बारे में आप लोग वेट कर रहे थे, 14 जुलाई 1789। अब हम यहाँ पे आउटब्रेक होगा, रिवॉल्यूशन यहाँ पे मेन पीक पे जाएगा और अब हमारा आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। ऐसा मोनार्की, ऐसा राजा जो कॉन्स्टिट्यूशन के कैप्चर में रहे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, सेटल लिमिटेशंस, किसी एक व्यक्ति के ऊपर लिमिटेशंस लगा देता है। क्या प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, भले वो मोस्ट पावरफुल पर्सन है इंडिया के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दे फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस वट एवर, जो भी उनको कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी बना है, 299 मेंबर्स मिलके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं
2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है किसी के ऊपर पाबंदी, कौन कौन सा डिसीजन लेगा, कौन कौन सा नहीं लेगा। अब हम उस पार्ट में बढ़ने वाले हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर इसके बाद अपना इस पार्ट का हम वेट करेंगे। यहाँ तक का ये पहले ये पार्ट यहाँ तक रहेगा, अगले पार्ट में अब दूसरा फर्स्ट 3 पार्ट्स में मैं वीडियो बनाऊंगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ये 20 मिनट का है, कोशिश करूंगा कि आगे आने वाला 40 मिनट्स के अंदर आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।